हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। तो आज हम बात करते हैं मेरी यात्रा, मतलब मैं अपना वृतांत सुनाना चाहता हूं। और आप ये मत समझना कि मैं किसी तरह का कोई खुद की बड़ाई करना चाह रहा हूं या फिर कुछ ऐसा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, मैं एक तरह से मोटिवेट करना चाहता हूं उन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं नर्सिंग फील्ड की तैयारियों से, और भी कई सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी मेरे साथियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं अपने एक्सपीरियंस साझा करूंगा कि किस तरीके से मैंने अपने जो अपनी जो जर्नी को, अपनी जो जॉब को अचीव किया है। क्योंकि मेरा जॉब, एक्चुअली मेरा शुरू से इंटरेस्ट नॉन क्लिनिकल साइड ही था। मैं क्लिनिकल साइड में मेरा इंटरेस्ट कम था। और जब मुझे पता चला कि ये पीएचएनओ की भर्ती आने वाली है दिल्ली सरकार के अंदर, तो तभी से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी थी और मुझे कुछ कुछ जानकारियां थी। तो उस टाइम से मैंने प्रिपरेशन करके और अपनी ये जॉब को अचीव किया। आज मैं आप सबके साथ में ये एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा, स्पेशली फॉर नर्सिंग फील्ड्स के स्टूडेंट के साथ में, कि आपको किस तरीके से अपनी मेहनत को करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि मेरी जो कॉलेजिंग हुई वो अलवर से हुई है। मैं अलवर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरी कॉलेज का नाम अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग था और वहाँ से मैंने बीएससी नर्सिंग की है। और जब बीएससी नर्सिंग कर रहे थे तो इतना आइडिया इतना था नहीं। तब तो बस ये था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए। और क्योंकि एम्स का नाम बहुत पॉपुलर था, क्योंकि मेरे साथ जो 12th में थे मेरे फ्रेंड, उनका एम्स में सिलेक्शन हुआ था और उन्होंने एम्स से एमबीबीएस की थी। और मैं समझता हूँ वहीं से एम्स का नाम थोड़ा सा ज्यादा सुनने को मिला और एम्स की पॉपुलैरिटी के बारे में भी पता चला। तो ये था कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था, यार एम्स में इतने टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं कैसे सिलेक्शन होगा होगा कि नहीं होगा। ऐसा सोचते थे जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फोर्थ ईयर पास हुए, कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में आए, फोर्थ ईयर जब पास की थी उस टाइम के बाद में हमारे जो प्रिंसिपल सर थे कॉलेज के, उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि आप कॉलेज में टीच करवा सकते हो। हमारे साथ में ही कॉलेज थी मत्स्य नर्सिंग स्कूल, वहां पे मैंने अपने टीचिंग कैरियर की स्टार्टिंग की। वहां मैंने बच्चों को, जो जीएनएम के स्टूडेंट्स थे, उनको 1.5 साल तक पढ़ाया, 1-1.5 साल तक पढ़ाया। और काफी कुछ सीखने को मिला वहां से भी मुझे। और वहीं से मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई के टच में रहेंगे तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी रहेगी। उससे पहले मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मैंने हॉस्पिटल में भी जॉब की है। फोर्थ ईयर में 1-2 महीने, जिसमें मुझे 3,500 रुपये पर मंथ मिलते थे। सोलंकी हॉस्पिटल है अलवर में, वहां पे मैंने चलो काम सीख जाएंगे थोड़ा बहुत और थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो 2 महीने जॉब की, फिर एग्जाम आ गई तो वो जॉब स्किप कर दी। उससे पहले हम पोलियो में भी जाते थे। पोलियो में जहां हमने 70 रुपये भी लिए हैं पर डे के, 70 रुपये में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को लगा देते थे पोलियो में, तो वहां हमको 70 रुपये मिलते थे दिन के बाद में। तो 70 रुपये से और आज जो सैलरी है 1.20, तो वहां तक का सफर कैसा रहा, कैसी रही है जर्नी और क्या क्या सीखने को मिला। तो जब मैंने कॉलेज में, हमें मिलते थे स्टार्टिंग में 9,500। तो फिर वहां से धीरे 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 वहां पे मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जो वर्तमान में एम्स में हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, वहाँ मेरे क्लोज फ्रेंड थे और अभी भी हैं। और वहाँ हम दोनों ने पढ़ाई की थी। जब भी हमें टाइम मिलता था, लेक्चर लेके अपने रूम में पढ़ाई करते थे दोनों। आप दोनों को एक रूम मिला हुआ था कॉलेज में, तो वहां से पढ़ाई मतलब रेगुलरली चल पड़ी। क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला।
आपस में जो डिस्कशन होता था, आपस में जो चीजें शेयर होती थी, उनसे बहुत, एक कहते हैं ना कि भाई चार जो फ्रेंड सर्किल है आपका, तो आप जो बन जाओगे उनके एवरेज बन जाओगे। तो उनका मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला हर जगह, और फैमिलियर भी और पर्सनल भी, दोनों तरह से। तो हमारी पढ़ाई होती रही और धीरे धीरे एग्जाम आया पीजीआई चंडीगढ़ का। तो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए हमने एग्जाम दिया था, और ईश्वर की कृपा से दोनों ही सेलेक्ट हुए। और मैंने पीजीआई ज्वाइन किया, और वहां पे इंटरव्यू था। इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि यदि आदमी मान लो अनकॉन्शियस है, और और यदि आदमी मान लो अनकॉन्शियस है और उसकी डेथ हो गई है, तो कौन सा जो सेंसेशन है वो सबसे लास्ट में लॉस होगा। तो उस टाइम पे इंटरव्यू भी हुआ था पीजीआई में, और जो कई जो प्रैक्टिकल टाइप से जो जो फोटोज दिखाई गई थी उनको पहचानना, शुरू में एग्जाम था। काफी टिपिकल प्रोसीजर था पीजीआई चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो वो क्वालिफाई किया। आरआरबी मुंबई से दिया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से। तो उसमें हालांकि वेटिंग लिस्ट में आया था, बाद में आया था इसका कॉल, और वेटिंग में नंबर आया था। वेटिंग में उन्होंने कॉल किया था कि हाँ आप आ जाइए और ज्वाइन कीजिए, पर उससे पहले पीजीआई में हो गया था, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं था। फिर पीजीआई चंडीगढ़ से दिल्ली आने का था, घर वालों को था कि दिल्ली आए बच्चा, दिल्ली पास में भी पड़ता है और चंडीगढ़ थोड़ा डिस्टेंस है, और एम्स का वैसे भी नाम है। तो फिर एम्स की एग्जाम दी थी पीजीआई चंडीगढ़ से ही। ऐसा लगता था कि तैयारी तो छूट गई है अब, और एम्स में पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसमें भी 80 में से 62 मार्क्स आए थे, और काफी अच्छा रैंक भी ठीक ठाक सा था, 432 इस तरह से रैंक था, और ठीक ठाक उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। तो एम्स ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में ये जो पीएचएनओ की जो भर्ती आई थी, वो बहुत पहले की आई थी। मतलब जब हम कॉलेज में टीचिंग कर रहे थे उस टाइम की ये भर्ती थी, और उस टाइम पे हमने फॉर्म अप्लाई किया था इसका। और तैयारी कर दी, स्टार्ट कर दी थी हमने जब हम कॉलेज में टीचिंग कर रहे थे। हमें पता था कि पीएचएनओ एक पब्लिक हेल्थ में काम है, मतलब हॉस्पिटल लाइन में काम नहीं है। पब्लिक हेल्थ में आपको रोगों को प्रिवेंशन करना है, लोगों को रोकना है, रोगों को रोकना है, उनके रोकथाम पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि जो क्लिनिकल पे जो भार पड़े वो कम हो, और समाज में पब्लिक में ही वो बीमारियां ठीक हो जाए। अब मैं देख भी रहा हूँ मेरे पास 3 प्रोग्राम है: नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और एक नेशनल वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम। ये 3 प्रोग्राम है, और इनमें काफी कुछ काम चलता रहता है। एक मेरे पास पीएनडीटी है, पीसीपीएनडीटी, आपने सुना हो तो। पीसीपीएनडीटी जो प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उसमें हॉस्पिटलों में इंस्पेक्शन करने के लिए जाना होता है, और वहां चेक करना होता है कि कोई किसी प्रकार की कोई चेकिंग तो नहीं हो रही, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं हो रहा। इन सब चीजों में इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है। इसमें तहसीलदार सर होते हैं, एक डॉक्टर होता है, एक पीएचएन होता है। तो काफी अच्छा ठीक है वर्क प्रोफाइल, और ये हमको पहले ही पता था कि ये नॉन क्लिनिकल साइड में अच्छी पोस्ट है। इस प्लस साथ में इसके ग्रेड पे भी 4800 होती है। जो नर्सिंग ऑफिसर की ग्रेड पे होती है वो 4600 होती है, इसके ग्रेड पे 4800 होती है। और इसमें जो जीएनएम वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म। तो वो पूरे जो ऑल ओवर सीट थी दिल्ली में, वो 70 सीट्स थी। ऑल ओवर इंडिया की बच्चे इसमें एग्जाम दे सकते थे। तो ईश्वर की कृपा से इसमें सिलेक्शन हुआ। इसमें 100 क्वेश्चन नर्सिंग के आने आए थे, और 100 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन आए थे। सॉरी, 25-25 नहीं आए थे, 20-20 क्वेश्चन करके 5 सेक्शनों में, इस तरह से 200 मार्क्स का ये एग्जाम पेपर था। और ठीक ठाक इसमें सिलेक्शन हुआ, और भी काफी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ। तो काफी अच्छी खुशी हुई जब इसका रिजल्ट जब आया था, जब हम पीजीआई में थे। हालांकि एग्जाम पहले हो गया था, जब हमने पीजीआई ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले शायद ये एग्जाम हो गया था, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ।
तो जब हम पीजीआई में ज्वाइन कर चुके थे तब इसका रिजल्ट आ गया। हालांकि उसके उसके बाद हमने एम्स में भी जॉब कर ली 1 साल 1 डेढ़ साल तक, तब इसकी ज्वाइनिंग दी हमको। डीएसएसबी का उस टाइम पे इतना स्लो प्रोसेस था, करीब 3-4 साल लग गए इस भर्ती को कंप्लीट होने में। तो तब हमको ज्वाइनिंग मिली और फाइनली जो हम चाहते थे, जिस प्रकार की हम जॉब करना चाहते थे, वो हमें अचीव हुई। और आज कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन है इस जॉब को लेके। और क्योंकि पीजीआई और एम्स में दोनों ही बहुत ही नामी हॉस्पिटल हैं और काफी अच्छा है। हालांकि काफी रस होता है उधर, काफी कुछ सीखने को भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी थी तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया। और इन सभी भर्तियों के जो एग्जाम थे उसके लिए हमने कोई कोचिंग नहीं की। हालांकि हमारे साथियों ने, कई साथियों ने जयपुर जाके कोचिंग की थी और उनको इस चीज का फायदा भी मिला था। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोचिंग करने से फायदा नहीं मिलता। एटलीस्ट जिनको लगता है कि कुछ चीजें सीखने की जरूरत है, एक थोड़ा सा बेस बनाने की जरूरत है, तो उनको नर्सिंग में एक बार कोचिंग कर लेने में कोई बुराई नहीं है। कोचिंग करने वालों की रैंक अच्छी आई थी पीजीआई में, ये हमने ऑब्जर्व किया था। हालांकि जब हमारे साथ पढ़ते थे तो वो साथ के ही थे, लेकिन जब कोचिंग से फर्क तो पड़ा था और उनकी रैंक काफी अच्छी आई थी। हालांकि हमने इन सब एग्जामों के लिए कोचिंग नहीं की थी, कंटिन्यूटी थी हमारी, क्योंकि कॉलेज में टीच करवाते थे। तो टीचिंग करवाने का इतना अफेक्ट पड़ता है, यदि आप किसी टॉपिक को टीच करवा देते हो, बशर्ते कि आपने उस पे थोड़ा आपने खुद ने स्टडी की है, खुद ने एक दो बुक्स को रेफर किया है, तब जाके किसी टॉपिक को पढ़ाया है, तो वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में सेट रहेगा। आज भी मुझे याद है कि मैंने शुरू में जो चैप्टर पढ़ाया था वो कैंसर का पढ़ाया था, और आज भी काफी कुछ चीजें मुझे उसमें याद है। तो वो उस चीज का हमें, हमारी कंटिन्यूटी, जो हमारी स्टडी के लिए जो कंटिन्यूटी थी वो बनी हुई थी। पता नहीं क्लिनिकल साइड में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो पढ़ाई को टाइम मिल पाता नहीं मिल पाता, लेकिन जो ट्यूटर लाइन थी उसमें ये हमें बेनिफिट रहा। जो हमने बुक्स रेफर की थी वो ये थी, सॉन्डर्स की बुक चलती थी उस टाइम पे, एनक्लेक्स की। आज पता नहीं मुझे वर्तमान में क्या चलता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 7-8 साल तो मुझे सर्विस करते ही हो गया। पहले पीजीआई में की थी, फिर एम्स में की थी, और अब मैं डीएसएसबी में कर रहा हूँ पिछले काफी टाइम से। शायद 2017 की ज्वाइनिंग है मेरी, 21/12/2017 की डीएसएसबी में ज्वाइनिंग है। तो 8 साल तो यही हो गए, और 2-3 साल इधर भी हो गए पीजीआई में भी, और इधर भी 1-1.5 साल, इधर भी 1-1.5 साल। इस तरह से करीब 10 साल के करीब मेरे जॉब हो गई। तो ये उस टाइम पे एनक्लेक्स चलती थी, सॉन्डर्स की, काफी अच्छी बुक है। आज भी मैं समझता हूँ कि उसको कोई ढंग से पढ़ ले तो काफी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो, और ये है कि एक बार जब आपकी चीजें जो बेस बन जाता है ना, फिर एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और ये चीज सिर्फ नर्सिंग में अप्लाई नहीं है, ये सभी कंपटीशन एग्जामों में अप्लाई होती है। एक बार आपने देखा होगा किसी स्टूडेंट का एक में सिलेक्शन हो जाता है तो उसका 2-3 में सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसका बेस बन चुका होता है। उस टाइम तक उतनी मेहनत वो कर चुका होता है, फिर चाहे वो जॉब करते करते हुए भी एग्जाम देगा तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि वो निकाल लेगा उस लेवल की एग्जाम। हालांकि मैंने इन एग्जामों को देने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ट्राई करने लग गया, आरएस वगैरह के लिए। आरएस प्री में भी क्वालिफाई हुआ ईश्वर की कृपा से, लेकिन उसके बाद 2 बार असफल भी हुआ। मैं अपने आप को ज्यादा वो दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा कि हाँ मैंने किया है, मैंने ट्राई की है और उसमें असफल भी हुआ हूँ, एक बार जरूर प्री में पास हुआ हूँ। तो ये इन सब से, हालांकि वो दूसरा फील्ड है, उसमें जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वो चलते हैं कंपटीशन। राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम आरएएस होता है और उसको करने में बहुत मेहनत है, और भी चीजें चलती हैं। लेकिन चलो ठीक है, उन सब के बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। अभी हमारा फोकस ये नर्सिंग वालों के लिए ही है। उसके बाद एक मॉसबी की बुक चलती थी, सॉन्डर्स की इक्विवेलेंट ही बुक है, मतलब उसी तरह के राइटर हैं, और उसमें मॉसबी के हमने क्वेश्चंस मंगवाए थे, क्वेश्चन बुकलेट।
उसमें सिर्फ हमने क्वेश्चन लगाए थे। सॉन्डर्स की तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों पढ़े थे और मॉसबी के सिर्फ क्वेश्चन पढ़े थे। एक प्रीति अग्रवाल की जो डीएसएसबी के लेवल के एग्जाम थे उनमें ये प्रीति अग्रवाल और गोकुल पटेल की बुक चलती थी, तो इनको हमने पढ़ा था, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाया था। और जो भी हमारे जो नर्सिंग की सब्जेक्ट्स हैं जैसे पीडियाट्रिक है, साइकेट्रिक है, इन सबको तो हमने एट द ड्यूरिंग टाइम ऑफ बीएससी नर्सिंग में पढ़ा था और बाद में भी थोड़ा बहुत देखते रहते थे। तो मैंने रूम के बारे में भी जिक्र किया कि हमको एक रूम मिला हुआ था, हम उसमें स्टडी करते थे और शॉर्ट नोट्स बनाए। हालांकि उस टाइम पे मुझे शॉर्ट नोट बनाना नहीं आता था, लेकिन जो मेरा फ्रेंड था वो काफी अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाता था, उसने एक दो रजिस्टर बनाए हुए थे। जो चीजें नहीं आती, जो चीजें बार बार याद करने से नहीं होती, तो वो उनको एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लेता और एग्जाम से पहले वो उनको पढ़ता। हालांकि उन्होंने मुझे भी बताया कि आप इस तरह से बनाओ, लेकिन मेरा वही था कि मुझे लंबे लंबे बस वो छाप लेना है और कोई चीज इंपॉर्टेंट लगी तो सेम एज इट इज उसको बुक में से रजिस्टर में छाप लेना है। तो वो एक गलत मेथड था, आज मुझे समझ में आती है वो सब चीजें। हालांकि सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो एक गलत मेथड था। शॉर्ट नोट मेरा फ्रेंड वो बना रहा था और उसी हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। यदि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो उस हिसाब से बनाना। कॉन्फिडेंस थोड़ा था कि ठीक है कर लेंगे, इस तरह से कॉन्फिडेंस था, तो ईश्वर की कृपा से सिलेक्शन हुआ। कहाँ, जब मैंने बताया कि 70 RS से लेके आज 1.20 L तक पहुंचे हैं, तो उसमें ईश्वर की कृपा रही है और साथ में वो कुछ दोस्तों का, कुछ टीचर्स का गाइडेंस, कुछ फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा है। और मैंने जैसे बताया कि कंटिन्यूटी, कॉन्फिडेंस, ये चीजें नोट करने वाली हैं। बुक लिस्ट, अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो आप इन सब एग्जामों में क्वालिफाई कर सकते हो। जो भी जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी नर्सिंग कर स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, पीएचएनओ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप मेहनत करोगे, कंटिन्यूटी रखोगे अपनी पढ़ाई में, अच्छी अच्छी बुकों को रेफर करोगे, तो जरूर आप एक दिन इस मुकाम पर पहुंचोगे। और मैंने और भी एक वीडियो में 80-20 का जिक्र किया था, हालांकि वो एक हमारे टाइम पे ये मुद्दा नहीं था, अब ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है और इसके लिए लड़ाइयां चल रही हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ये अपने हाथ की चीजें नहीं है, लेकिन हमें हमारे लेवल पे इस चीज का विरोध करना चाहिए। इसके लिए मैं 2-4 मिनट की वीडियो एक अलग से लेके आऊंगा और उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, किसी प्रकार से कुछ गलत लगा हो आपको, तो मुझे क्षमा करना। आपने मुझे सुना इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।